बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स पाठशाला में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो क्या आपको भी लगता है गणित से डर? तो आज से डर खत्म, क्योंकि आपके सामने है केवी सर। और केवी सर के रहते हुए आपको गणित से डरना नहीं, गणित से लड़ना है। क्योंकि केवी सर आपको गणित के हर एक सवाल को आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाना सिखाता है और सॉल्व करवाता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि अगर कोई मेरा भाई कहता है कि हमें भी गणित से लगता है डर, तो आप उसे कहिए कि टॉपर्स पाठशाला में ही पढ़ और गणित से डर खत्म कर, क्योंकि आपके सामने है केबी सर और गणित से डर। क्योंकि टॉपर्स पाठशाला आपको देता है बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन क्लास, जिससे आपका एग्जाम तो अच्छा जा ही जाए, आपका करियर भी अच्छा हो जाए और आप भी अपने आप को फील कराए कि हम भी एक टीचर है और आप भी 100 बच्चों को पढ़ा सके। है क्लास 10 के गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या। चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अब गणित से डर खत्म ही खत्म। अब गणित से डर खत्म, बोर्ड में नंबर ही नंबर। यानी आप टॉपर्स पाठशाला में पढ़ते हैं तो आपका गणित से डर खत्म होगा और गणित से आप लड़ना सीख जाएंगे और गणित आपका बेहतर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के प्रकार। तो संख्या दो प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वह होता है जिसे हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन वास्तव में देख नहीं पाते। तो आज वास्तविक संख्या पढ़ना है, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले इनका एक दो पॉइंट्स है जिसे याद करना और जानना बहुत जरूरी है। जैसे वास्तविक संख्या में आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या? वैसा संख्या है जिसे आप P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसा संख्या जिसे आप P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी आपका परिमेय संख्या में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। और जैसे इसको आप भिन्न में भी लिख सकते हैं, 4 बाय 3, 3 बाय 5। ये सब क्या है? आपका परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में आपका क्या होता है? √4 भी होता है। तो आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे। उसके बाद है आपका अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसे आप P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप जिसे आप P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी अपरिमेय संख्या उस संख्या कहते हैं जिसे आप P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, ये क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में आपका 0 को छोड़कर सभी संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या में आपका 0 शामिल नहीं होता। यानी प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसमें 0 शामिल नहीं होता। 0 के अलावा सभी संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। और आपका पूर्ण संख्या, ये क्या है? पूर्ण संख्या वैसा संख्या जिसमें 0 भी शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है। जैसे इसमें 0 भी होगा और प्राकृतिक संख्या भी होगा, गिनती की संख्या भी होगा, उसे आप क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और तीसरा देखिए, यह है क्या? और इधर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक होता है। जैसे इसमें 0 भी होता है, यानी 0 भी होता है पूर्णांक संख्या में। 0 के बाद क्या धनात्मक, जैसे 1, 2, 3 करते करते अनंत तक चले जाएंगे। और आपका होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक में आपका क्या होता है? -1 होगा, -2 होगा, ऐसे करके ये भी अनंत तक चले जाएंगे। इसे आप पूर्णांक कहते हैं। इनके अलावा और भी है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे और तीसरी संख्या से कट जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे और तीसरी संख्या से कट जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे तो चलिए शुरू करते हैं कि भाज्य संख्या होता क्या और अभाज्य संख्या होता। चलिए शुरू करते हैं, भाज्य संख्या होता क्या और अभाज्य संख्या होता क्या। भाज्य संख्या
वैसे संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी 2 से अधिक हो और जो खुद के अलावा किसी दूसरी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यह क्या भाज्य संख्या है। और दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी तीसरी संख्या से नहीं कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये संख्या एक और खुद के अलावा किसी दूसरी और तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। 2 भी एक क्या है, 2 भी 2 को ज्यादा ध्यान रखे, 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप 2 को ही कह सकते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप 2 को ही कह सकते हैं। चलिए इन बातों को तो आप अच्छे जान गए होंगे, आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका एनसीईआरटी गणित यानी क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड का खास करके उसी पर फोकस किया जा रहा है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली क्या है, 1.1 है और आपको इसमें पूरा अध्याय इसी क्लास में खत्म किया जाएगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। यह क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का। तो एक क्या कहा कि आप एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या, जैसे कि शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता क्या, जैसे कि आप पढ़े हैं कि 6 क्लास में 7 8 में ही पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे अब पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब पढ़े हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। दोनों ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है, लेकिन ज्यादातर हम इसी पर आधारित सवाल बनाते हैं। जैसे आप भाज्य किसे मानेंगे, भाजक किसे मानेंगे, भागफल किसे मानेंगे और शेषफल किसे मानेंगे, यह आपको दर्शाते हैं। जैसे आपका ए का मतलब होता है भाज्य, ए का मतलब होता है भाज्य, और भाजक किसे बोलते हैं, यानी बी को आप क्या बोल सकते हैं, भाजक, बी को क्या बोल सकते हैं, भाजक, और क्यू को आप भागफल कह सकते हैं, क्यू को भागफल, यानी क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है शेषफल। आर का मतलब होता है शेषफल। तो किसे भाग की संख्या को अगर 2 से हम भाग देते हैं, जैसे 5 को 2 से भाग दिए तो 2 दूना 4 हुआ, ठीक है, शेष कितना बचा 1। यानी आप इससे समझेंगे किसे क्या कहते हैं। 5 को क्या कहेंगे, भाज, 5 को क्या कहेंगे, भाज, और 2 को क्या कहेंगे, भागफल, भागफल, और इसको क्या कहेंगे, भाजक, और जो शेष बचा उसे क्या कहेंगे, शेष फल। कुछ कह, तो आप समझ गए हैं कि किसे भाज्य कहते हैं, किसे भाजक कहते हैं, किसे भागफल कहते हैं और किसे शेषफल कहते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है आपको, 135 और 225 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है
क्वेश्चन नंबर 1 में 135 और 225 क्या है? 100 आपका 135 और 225 है। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इस चीज को जानना जरूरी है कि कौन ए है और कौन बी है। तो इसमें होता है क्या, जो सबसे बड़ा रहता है, जो सबसे बड़ा, जैसे ये सबसे बड़ा है तो ये क्या होगा? ए होगा, और ये छोटा है तो क्या होगा? बी होगा। ये क्या होगा? बी होगा। यहाँ यहाँ कर दीजिए, लिखिए यहाँ क्या है, क्या है कि पहले छोटा और बड़ा को पहले पहचान कर लीजिए। सबसे बड़ा क्या है? 225। किससे बड़ा? 135 से। किससे बड़ा है? 135 से। तो यहां कर लीजिए, यहां ए बराबर 225 और बी बराबर 135 होता है। बी बराबर क्या होता है? 135 होता है। अब देखिए हमें क्या निकलना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या निकलना है? एचसीएफ निकलना है। तो पहले, और अब सूत्र क्या पढ़े हैं? अब यहाँ सूत्र से कर दिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और जहां क्या होता है? जीरो से बड़ा आपका क्या होता है? जीरो से बड़ा आपका क्या होता है? या फिर बराबर क्या होता है आपका? आर होता है। जीरो से बड़ा बराबर क्या होता है आपका? आर होता है। और उससे बड़ा क्या होता है आपका? बी होता है। उससे बड़ा क्या होता है आपका? बी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए का मान क्या है? देखिए ए का मान क्या है? ए का मान 225 है और बी का मान क्या है? 135। आपको क्यों पता नहीं है तो क्यों निकालने के लिए हम साधारण भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लेते हैं। जैसे 225 और क्या है? 135। आप इसको अपना कॉपी में किसी साइड में निकाल लीजिएगा। जैसे 135 को अगर हम भाग देते हैं तो कै बार में लगेगा? 135 से अगर हम 225 को भाग देते हैं तो कै बार में लगेगा? जैसे देखते हैं, एक बार में देखें, हाँ एक बार में लग जाता है 135। अब घटाइए क्या होता है? 0 9 हो गया, कितना बचा? 90। और अब क्या होगा? 135 इधर आ जाएगा, 135 कितना में लगेगा? 90। एक बार में आपका कितना बचा? 5 4 45 बचा। अब 45 से आप 90 को भाग दे दीजिए, कितना बार में लगेगा? 45 दूना 90, यानी आपका क्या बचा? यहाँ आपका शेष 0 बचा। अब सेम पैटर्न को लाके यहाँ बैठा दीजिए। यह कितना था? 225। बी कितना है आपका? 135। और आपका क्यू कितना है? क्यू 1। क्यू कितना है? 1 प्लस आर। आर कितना है? 90। यह क्या होगा? चरण 1। अब चरण 2 में चलिए। चरण 2 क्या है? 135 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 135 इधर आ जाएगा। और जब 135 इधर आ गया तो 90 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। 90 गुना 90 का भागफल कितना है? जब 90 से हम भाग लगाए कितना है? 1 आया। प्लस आपका इसमें शेष फल क्या आएगा? शेष फल आपका आया 45। अब चरण 3, चरण 3 है। चरण 3 क्या है? सेम पैटर्न फिर अपनाना है। जैसे अब यहां कह दिए, जैसे फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 90 90 यहाँ आ जाएगा। और किससे हम भाग लगाए? भाग किससे? भाजा कौन? यहाँ 45 गुना इसका कितना आया था? भागफल 2 प्लस आपका क्या आएगा? यहाँ 0। क्या आएगा? 0। यानी आपका क्या होगा? आर बराबर कितना आएगा आपका? आर बराबर 0। यानी इसको मिटा देते हैं।
अतः 135 और 225 का एच सी। अब कितना है आपका, कितना आया? जब ये जीरो आ गया तो एचसीएफ कितना होगा? 45। यानी जिस संख्या से पूरी तरह भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे आप? एचसीएफ कहेंगे। क्या है 45? क्या आपका 45? ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हो गया और 2 में चलते हैं। अब 2 में क्या कर रहा है देखिए, जैसे 196 और 38 22 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हल। हल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? 196 और 38 22 0 है। तो इनमें देखना है सबसे बड़ा संख्या क्या है। सबसे बड़ा क्या? 38 22 0 है। किससे बड़ा? 196 से, 196 से बड़ा है। तो यहाँ क्या है? ए बराबर आपका कितना है? 38 22 0 और बी बराबर कितना है? 196। अब किस विधि द्वारा निकालना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान क्या है? ए का मान आपका है क्या? 38 बाय 0 और बी क्या आपका? 196। क्यू तो पता नहीं, क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लेते हैं। यानी 196 और क्या? 38 22 0 है। कई बार में लगता है भाग? देखते हैं। एक बार में लगाते हैं 196, कितना आएगा? 6 और यहाँ क्या इतना 17 8 गया 8 9 गया 8 1। अब क्या होगा? अब फिर यहाँ से 2 ले लीजिए। कितने बार होगा? 9 बार में। कितना होता है? 9 छक्के 54, 5 9 नमा 81, 5 86, 8 9 कम 9 और 8 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। यानी आपका क्या होगा? यहाँ 8 होगा। ठीक है, घटा दिया 8 होगा। अब 15 में 6 गया 9 होगा और 0 0 हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। अब देखें क्या बार में कटता है। अब यहाँ 5 से गुना करके देखते हैं, 5 से भाग देखे 5 6 30 होगा 3 5 ना 45 3 48 हाथ में रहा 4 5 एक कम 5 और 8 9। यानी आपका पूरा भाग लग गया। यानी आपका पूरा भाग लग गया। अब इसको हम सेम पैटर्न में अब क्या करना है? हमें इसको इसमें बैठा देना है। जैसे आप आपका क्या निकला? 195 195 आपका क्या निकला? क्यों निकला? प्लस आर क्या आपका निकला? आर बराबर 0। यानी जब 0 हो जाए, यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि आर बराबर 0। यानी आप एचसीएफ क्या निकल जाएगा? ये एचसीएफ 196। अब यह कर देते हैं। अतः 196 और 38 22 0 का एच सी एफ कितना हो गया? कितना निकला? एचसीएफ 196
96, ये हो गया आपका आंसर। 67 और 255 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ है भाई साहब? क्या है? 867 और 255, इसका भी क्या निकालना है? HCF। तो सबसे बड़ा क्या है? ये है। सबसे बड़ा क्या होता है? ए, और छोटा बी होता है। छोटा बी होता है। तो यहाँ है 867 बड़ा है 255 से। यहाँ क्या है? ए बराबर आपका क्या हुआ? 867 और बी बराबर क्या हो गया? 255 हो गया। बी बराबर 255 हो गया। अब क्या निकालना है? HCF। किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये क्या आपका 867, बी क्या है? 255। अब आपको क्या पता नहीं है? क्यों पता नहीं है? क्या पता नहीं है? क्यों पता नहीं? क्यों निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले साधारण भाग विधि द्वारा हम ऐसे निकाल लेते हैं। कितना है? 867 और 255 कितना बार में लगेगा? 3 बार में। 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 1 16, 1 3 दूना 6 1 7, कितना होगा? 2 0 1, कितना निकला? 102। अब इसको 200, अब 102 से आप 255 को भाग दे दो। कितना बार में लगेगा आपका? 2 बार में। क्या होता है? 204 हो गया आपका। कितना बचेगा? 1 5, 51 बचा, हटा देते हैं। अब 51 से आप 102 को भाग दे दीजिए। क्या होगा? 51 दूना 102, यानी आपका क्या होगा? शेषफल 0। अब सेम मान को लाके यहाँ बैठा देना है। यानी आपका ये बी तो मिल गया। अब आपका क्या होगा? आर, यानी भागफल कितना हुआ? 3 प्लस इसका शेषफल कितना है? 102, 102, यानी इसमें क्या होगा? चरण 1। अब क्या होगा? चरण 2, चरण 2। अब 255 जो अब क्या है? 255 जो यहाँ आ जाएगा, 255 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद 255 जब यहाँ आ गया तो क्या होगा? 102 यहाँ आएगा और गुना आपका देखिए यहाँ का आपका भागफल क्या निकला था? 2 प्लस शेषफल क्या निकला? शेषफल आपका 51 निकला, 51। अब चरण 3, चरण 3 होगा। अब देखो 102 यहाँ आ जाएगा बराबर क्या होगा? बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए जब 103 आ गए यहाँ, ओ सॉरी बच्चा यहाँ गलत कर दिया, यहाँ क्या होगा? आपका 51 होगा। क्या होगा? 51 होगा। यहाँ 51 आ जाएगा गुना आपका भागफल कितना आया? 2 प्लस आपका यहाँ शेषफल कितना आया? शेषफल आपका 0 आ गया। यानी जब यहाँ 0 आ जाए, यानी जब यहाँ आपका कितना आ जाए? 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर चूंकि r बराबर आपका 0, r बराबर आपका 0, तो कैसे क्या होगा? 51। अब है देखें, अतः कितना? 867 और 255 का HCF कितना है? कितना निकला आपका? 51 आंसर। नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2 में दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं।
यही पर सिद्ध कर देते हैं क्या? चलिए इसे सिद्ध करते हैं। जैसे हल, हल क्या है? अब माना कि Q एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए, माना कि Q एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसको मान लीजिए कि Q एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, जहां B बराबर आप 6 मान लीजिए, B बराबर 6 मान लीजिए 6। जैसे आप जानते हैं ना कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर इसको भी मानिए क्यू प्लस आर होता है। 5 को आर मानिए, इसको क्यू तो क्यू ही है। जहां क्योंकि जहां क्या, जहां देख, जहां क्या है कि विषम पूर्णांक आपका क्या है, जहां विषम पूर्णांक क्या है आपका 6Q प्लस 1 या या 6Q प्लस 3 या क्या है 6Q प्लस 5 है, 6Q प्लस 5 है। और क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां क्या होता है 0 से बड़ा आपका क्या होता है, 0 से बड़ा बराबर आर होता है, और उससे बड़ा क्या होता है आपका बी होता है, उससे बड़ा क्या होता है बी होता है। जब ये दिया हुआ है आपका बी क्या माने 6Q प्लस आपका आर, यानी इसको आप क्या मानिए समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या हो गया समीकरण 2 में चलते हैं, जहां आप आर बराबर 6 से कम मान सकते हैं। जैसे आर बराबर 0 1 2 3 4 5 होगा, यहाँ आप 6 नहीं मान सकते हैं यानी 6 से समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 क्या है, ए बराबर 6Q प्लस आर, ए बराबर 6Q प्लस आपका आर है, यानी ए बराबर 6Q, आर बराबर क्या मानिए 0। अब इसे क्या मानिए 6Q प्लस 0, यानी ए बराबर आपका क्या है 6Q, यानी आप इसे समीकरण 2 मान लीजिए। फिर पुनः समीकरण 1 में आर बराबर क्या है, पुनः समीकरण 1 में आर बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में आर बराबर 1 रखने पर इसका आगे बढ़ाते हैं।
समीकरण एक क्या है, ए बराबर, समीकरण एक क्या है, ए बराबर 6q प्लस आपका क्या है आर, यानी ए बराबर 6q प्लस आर। आर का मान क्या माने, एक माने, तो आप इसे क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, सॉरी समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लिया। अब पुनः आर बराबर क्या मानिए 2, आर बराबर 2, आर बराबर 2, तो समीकरण एक क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी कितना है 6q प्लस आर, आर का मान क्या माने 2 माने, समीकरण क्या होगा आपका, समीकरण क्या होगा आपका 4 हो गया। पुनः आर बराबर 3 क्या होता है, ए बराबर 6q प्लस आर, ए बराबर 6q प्लस आर, आर क्या माने, आर क्या माने इसमें 3, समीकरण 5। चलिए क्या करते हैं, पुनः अब देखिए 3 तक हो गया, पुनः आर बराबर 4, पुनः फिर आर बराबर क्या माने 4, क्या था समीकरण एक, ए बराबर 6q प्लस आर, ए बराबर 6q प्लस आर, आर का मान कितना है 4, समीकरण इसको क्या मानेगा, समीकरण 6 मानिए। और फिर पुनः आर बराबर कितना, इस बार 5 मान लीजिए, ए बराबर 6q प्लस आर, ए बराबर 6q, आर का मान क्या माने आप 5, समीकरण आप इसे 7 मान लीजिए, क्या माने 7 मान लिए। अब चलिए ऊपर जैसे हो गया 5 तक हम लिए थे मान, अभी हो गया ये, अतः कह सकते हैं, अतः 1 3 5 विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः 1 3 5 विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है। क्या हो गया, प्रूव, PROVED, प्रूव, क्या हो गया, प्रूव हो गया।